रात के 3:15 हुए थे। थाने भिमंडी हाईवे के पास वाली सुनसान सड़क पर एक कार खड़ी मिली। दरवाजा खुला था, अंदर खून फैला हुआ था और ड्राइवर सीट पर सिर्फ आधा शरीर, नीचे जमीन पर घसीटने के निशान थे जो सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे, जैसे कोई उसे जिंदा ही खींच कर ले गया हो। विवेक के लिए ये बस एक और रात थी। लॉकडाउन के बाद काम कम हो गया था और रात की सवारी ही उसका सहारा थी। उस रात करीब 12:40 पर वो उसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अजीब बात यह थी कि उस दिन उसे लगातार सवारियां मिली थी, एक के बाद एक ट्रिप, और हर बार अच्छा किराया। विवेक मन ही मन खुश था। आज तो अच्छा दिन बन गया, अब बस एक आखिरी राइड मिल जाए फिर सीधा घर। उसने घड़ी देखी, फिर सड़क की तरफ नजर डाली और उसी वक्त उसकी नजर पड़ी दूर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो धीरे धीरे हाथ उठा रही थी, जैसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही हो। विवेक का पैर एक्सीलेटर पर ही रहा। उसने एक पल के लिए सोचा, इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं कोई झंझट तो नहीं? गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, पर फिर उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया। अगर वो सच में मुसीबत में हो तो? किसी की मदद कर दूं तो क्या बुरा है? उसने ब्रेक दबा दी। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। वो औरत अब बिल्कुल पास थी, पर अजीब बात कि वो हिली तक नहीं, जैसे उसे पहले से पता था कि गाड़ी रुकेगी। गाड़ी रुकी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे गले में कुछ अटका हो, सूखी, टूटी हुई और अजीब ठंडी। विवेक ने खिड़की नीचे की। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे घर जाना है। उसने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से दरवाजा खोला और बिना कुछ और बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई, जैसे वो पहले से जानती हो कि उसे बैठने दिया जाएगा। जैसे ही वो अंदर बैठी, विवेक को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। एसी बंद था, फिर भी गाड़ी के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। विवेक ने एक पल के लिए मिरर में देखा, पर उस औरत का चेहरा अब भी झुका हुआ था और गाड़ी के अंदर अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगी। गीली मिट्टी और सड़न की मिली जुली गंध। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पर अब विवेक का ध्यान सड़क से ज्यादा पीछे बैठी उस औरत पर था, क्योंकि गाड़ी के अंदर की गंध धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही थी। शुरू में उसे लगा शायद बाहर कहीं नाला होगा, पर अब वो बदबू सीधे उसकी सांसों में उतर रही थी। सड़ी हुई मिट्टी, गीले कपड़ों और किसी मरे हुए शरीर जैसी गंध। विवेक को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने हल्का सा शीशा नीचे करने की कोशिश की, पर हाथ अपने आप रुक गया। उसने फिर मिरर में देखते हुए पूछा, आपने खिड़की खोली है क्या? मिरर में उसे बस उसके बाल दिखाई दिए। उस औरत ने अपने सारे बाल चेहरे पर गिरा रखे थे। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे सांस भी नहीं ले रही हो। कोई जवाब नहीं आया। विवेक कुछ पल उसे देखता रहा। उसके हाथ अब स्टीयरिंग पर कसने लगे थे। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। उसका गला सूखने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अब आपकी तबीयत ठीक है? कुछ सेकंड तक पूरी चुप्पी रही। फिर धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया और जैसे ही उसका चेहरा मिरर में दिखा, विवेक का खून जम गया। उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी भारी चीज ने उसका आधा सिर दबा दिया हो। त्वचा फटी हुई, हड्डी बाहर और उसकी आंखें पूरी सफेद। विवेक की सांस अटक गई। उसकी आंखों के सामने रास्ता धुंधला होने लगा। उसने डर कर फिर मिरर में देखा। अब वो औरत सीधे उसी को देख रही थी और अब उसका मुंह धीरे धीरे फटने लगा और कानों तक फट चुका था। उसके जबड़े से खून टपक रहा था। विवेक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। तुम कौन हो? उस औरत की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई और वो हंसने लगी, शैतानी हंसी। तुम मुझे पहचानते हो ना? विवेक की सांसें तेज हो गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते
वो विवेक की बगल वाली सीट के पीछे चिपक गई। उसका चेहरा विवेक के कान के बिल्कुल पास था। उसकी सड़ी हुई सांस विवेक के गर्दन को छू रही थी। विवेक जोर से चीखा। उसका स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूट गया। गाड़ी अचानक सड़क छोड़कर सीधे जंगल के अंदर घुस गई। वो औरत सड़क पर कई लोगों को दिख चुकी थी, जो भी उसे लिफ्ट देता। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती, किसी की कार खाई में, किसी की लाश जंगल में, तो कोई गायब। कई परिवारों ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, पर हर बार पुलिस ने बस एक ही बात लिखी, लेट नाइट एक्सीडेंट और केस बंद। ऐसे ही एक रात सतीश उसी रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। रात के करीब 1 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा और सड़क पर सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स। तभी उसे सड़क किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत। इस बार उसने पीली साड़ी पहन रखी थी। उसकी मुंडी नीचे झुकी थी और वो धीरे धीरे हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। सतीश ने गाड़ी धीमी की। उसने इस सड़क की कहानियां सुनी थी कि यहाँ एक औरत रात में लिफ्ट मांगती है, पर वो ये समझना चाहता था, क्या ये वही आत्मा है या सच में कोई मुसीबत में फंसी औरत। उसने गाड़ी उसके सामने रोकी और शीशा नीचे किया। आपके साथ कोई नहीं है? कहाँ जाना है आपको? वो औरत अब भी नीचे ही देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है, मुझे आगे तक छोड़ दो। इतना कहते ही उसने गाड़ी का दरवाजा पकड़कर खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को छुआ, अचानक उसे जोर का झटका लगा। उसके हाथ से धुआं निकलने लगा और वो औरत भयानक चीख मारते हुए सीधे जंगल की तरफ भाग गई। सतीश समझ गया वो कोई इंसान नहीं थी। सतीश एक तांत्रिक था। उसकी गाड़ी पर सुरक्षा मंत्र किए गए थे और उसी शक्ति की वजह से वो आत्मा अंदर नहीं आ पाई। सतीश ने बिना देरी किए सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहां उसका पुराना दोस्त इंस्पेक्टर देशमुख मौजूद था। अरे सतीश, इतनी रात को यहाँ कैसे? जो इस सड़क पर हो रहा है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक आत्मा है और वो अब भी लोगों को मार रही है। अगले कुछ दिनों तक सतीश और इंस्पेक्टर देशमुख ने उस सड़क पर निगरानी रखी और फिर अमावस की रात आई। रात 12 बजे सतीश अपने गुरु पंडित गजानंद को लेकर उसी सड़क पर पहुंचा। पंडित गजानंद, सतीश और इंस्पेक्टर देशमुख तीनों उसी सुनसान सड़क पर खड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। पंडित गजानंद धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़े जहां सबसे ज्यादा हादसे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला पर मंत्र पढ़ने लगे। हवा अचानक भारी होने लगी। सतीश ने महसूस किया जैसे आसपास का तापमान धीरे धीरे गिर रहा हो। इंस्पेक्टर देशमुख के हाथ कांपने लगे। ये अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? पंडित गजानंद ने सड़क की मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और फिर अचानक उनकी आंखें खुल गईं। यहाँ सिर्फ मौत नहीं हुई थी, यहाँ किसी की पीड़ा अधूरी रह गई है। पंडित गजानंद उस जगह पर बैठ गए। उन्होंने काले कपड़े पर कुछ राख फैलाई, सरसों का तेल डाला और मंत्र पढ़ते हुए अग्नि जलाई। कुछ ही सेकंड में आग की लौ अजीब तरह से कांपने लगी। फिर पंडित गजानंद की आंखों के सामने दृश्य उभरने लगा। कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। तेज बारिश की रात थी। एक ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रही बाइक से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आदमी वहीं सड़क पर घिसटता चला गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा थी। वो सड़क पर पड़ी थी, पूरा शरीर खून से लथपथ, हड्डियां टूटी हुई और सांसें टूट रही थी। वो मदद मांग रही थी। कोई बचा लो, मुझे 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 अस्पताल ले चलो। कई गाड़ियां वहां से गुजरी, कुछ धीरे हुई, पर कोई नहीं रुका। लोग पुलिस केस से डर गए। घंटों तक वो औरत सड़क पर तड़पती रही। फिर धीरे धीरे उसकी सांस बंद हो गई। इंस्पेक्टर देशमुख ने अगले दिन पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। उस एक्सीडेंट फाइल में उसी औरत का नाम लिखा था, संध्या ठाकुर, और उसके पति का नाम मनीष ठाकुर। इतने साल और ये केस बस एक्सीडेंट कहकर बंद कर दिया गया? पंडित गजानंद सड़क के बीच खड़े हो गए।
उनकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। ये आत्मा बदले में बंधी है। इसे मुक्ति तभी मिलेगी जब इसका दर्द पूरा होगा। आधी रात होते ही उसी सड़क पर क्रिया शुरू हुई। पंडित गजानन ने अपने सामने उस जगह की मिट्टी, खून से भीगा पुराना कपड़ा और उसके पति की राख, सतीश ने चारों तरफ सुरक्षा मंत्रों की रेखा बनाई। फिर पंडित गजानंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम श्रो काल भैरवाय नमः, अतृप्त आत्मा प्रकट हो। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, सड़क पर धूल उड़ने लगी और फिर जंगल की तरफ से एक लंबी चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि इंस्पेक्टर देशमुख के हाथ से टॉर्च गिर गई। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति दिखाई देने लगी। वो औरत थी। इस बार उसका पूरा रूप सामने था। आधा शरीर कुचला हुआ, आंखों से खून बह रहा था, हाथों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। उसकी सफेद साड़ी अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे सड़क के बीच आकर खड़ी हो गई और फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी सफेद आंखें सीधे पंडित गजानन की तरफ थीं। फिर वो जोर से चीखी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। उसकी चीख के साथ ही सड़क की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं और जंगल के अंदर से ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हो। हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि सड़क किनारे लगे पेड़ झुकने लगे। इंस्पेक्टर देशमुख डर कर पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। सतीश ने तुरंत उसके कंधे को पकड़ा। रेखा के बाहर मत जाना, जो भी हो पीछे मत देखना। सड़क पर बनाई गई राख और सिंदूर की रेखा अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। संध्या सड़क पर घिसटते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके टूटे हुए पैरों से खून की लकीर बन रही थी। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी और हर कदम के साथ हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। अचानक वो हवा में उछली और सीधा पंडित जी के सामने आकर रुकी। उसका चेहरा अब कुछ इंच की दूरी पर था। उन्होंने मुझे मरने दिया, मैं तड़पती रही, कोई नहीं रुका। पंडित गजानन ने अपनी माला उसके सामने फेंकी। माला उसके शरीर से टकराते उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। संध्या जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि इंस्पेक्टर देशमुख के कानों से खून निकलने लगा। अचानक चारों तरफ अजीब दृश्य दिखने लगे। सतीश को सड़क पर कई खून से लथपथ लोग दिखाई देने लगे। वो सारे लोग जिन्हें संध्या की आत्मा ने मारा था। किसी का सिर फूटा था, किसी की आंखें बाहर, कोई सड़क पर घिसट रहा था और वो सब धीरे धीरे पंडित गजानन की तरफ बढ़ रहे थे। ये क्या है? ये उसकी पीड़ा है, उसका श्राप। पंडित गजानन सड़क के बीच बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ में संध्या के पति की राख उठाई और अग्नि में डाल दी। फिर उन्होंने उस जगह की मिट्टी और खून से भीगा कपड़ा एक साथ आग में फेंका। हवा अचानक और तेज हो गई। आग की लपटें काली होने लगी। पंडित गजानन ने अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय प्रेत बाधा विनाशाय स्वाहा। अतृप्त आत्मा अपने बंधन छोड़, जिस दर्द ने तुझे बांधा उसे अग्नि में समर्पित कर। संध्या अचानक जोर जोर से तड़पने लगी। उसका शरीर कभी बूढ़ी औरत जैसा दिखता तो कभी अजली लाश जैसा। वो सड़क पर नाखून मारने लगी और फिर सर पटकने लगी। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं बस बचना चाहती थी। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं, दर्द से भरी लग रही थी। पंडित गजानन धीरे धीरे उसके करीब गए। उन्होंने राख का एक हिस्सा संध्या के सिर पर डाला और फिर अपने हाथ से उसकी आंखें बंद कर दी। अचानक संध्या को ट्रक के पीछे से एक आदमी की धुंधली आकृति दिखाई दी। वो उसके पति मनीष की आत्मा थी। वो धीरे धीरे संध्या की तरफ बढ़ा। संध्या ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून दिखाई दिया। आप वापस आ गए? मनीष ने उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल संध्या का शरीर धुएं में बदलने लगा।
उसकी फटी हुई त्वचा, टूटी हड्डियां और खून से भरा चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर एक आखिरी चीख के साथ वो दोनों अंधेरे में विलीन हो गए। अचानक सब शांत हो गया, हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और पहली बार उस सड़क पर डर नहीं था। इंस्पेक्टर देशमुख धीरे धीरे सड़क पर बैठ गया। इतने साल वो बस इंसाफ चाहती थी। उस रात के बाद उस सड़क पर कभी कोई हादसा नहीं हुआ।